नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आज हम फर्स्ट पेपर को लेकर आ चुके हैं। बच्चों, आज आपका पेपर लगा हुआ MJPRU बरेली विश्वविद्यालय का। वैसे तो मैंने इसकी चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं। मैंने एक इसका जो वीडियो संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो कि कराया है, आशा करता हूँ हमने उसको देखा भी होगा। आज जो कि MJPRU का पेपर लगा हुआ, तो ये MJPRU का ही मैं पिछले साल का पेपर को सोल्व कर रहा हूँ। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। एक जो मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो मैंने क्लास कराई उसको जरूर आपको देख के जाना है। इन्हीं दो क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा 100 का 100% पेपर आपका हिसाब का कवर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई भी आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको पढ़ना है कंपैरेटिव जो है गवर्नमेंट आपको पढ़ना है, तुलनात्मक आपको सरकार पढ़ना है और उसकी जो है राजनीति पढ़ना है। कहाँ कहाँ की भैया? यूके की पढ़ना है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की, यूएसए मतलब अमेरिका की पढ़ना है, स्विट्जरलैंड की पढ़ना है और जो है चाइना की। ठीक है, 2 घंटा आपका समय दिया पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आएगा। MJPRU का इसी प्रकार का पेपर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पहला जो इसमें सेक्शन आपका जो ए रहता है, इसमें टोटल बच्चों जो है जो कि 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए सभी प्रश्नों को उत्तर देना जो अनिवार्य रहता है। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि पूंजीवाद क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद है समाजवादी जो राज्य है इसके कार्य क्या है। उसका अगला जो इसमें क्वेश्चन उदारवादी लोकतंत्र क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद है चीन में स्थायी समिति से आप क्या समझते हो। इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले पूंजीवाद क्या है, इसको समझ लीजिए। पूंजीवाद बच्चों एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उस उत्पादन के जो साधन हैं, जो कारखाने आदि पर पूंजीपतियों का एकमात्र अधिकार होता है। मतलब जो है उत्पादन के जो भी साधन होते हैं बच्चों, उस पर अधिकार किसका होता है? पूंजीपतियों का होता है, मालिकों का होता है। और ऐसी व्यवस्था में पूंजीपति जो पूंजीपतियाँ होते हैं, ये जो अपने निजी लाभ के लिए बड़े पैमाने पर किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं और मजदूरों पर कोई जो है विशेष ध्यान ये लोग नहीं देते हैं, जिससे मजदूरों की जो दयनीय स्थिति होती है बच्चों बिगड़ जाती है, भी खराब हो जाती है। और देखिएगा बच्चों, इसमें जो अगला क्वेश्चन में था कि समाजवाद क्या है, समाजवादी राज्य इसकी कार्यप्रणाली। तो समाजवादी जो समाजवाद है, सबसे पहले इसका अर्थ, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। यहाँ से SD जो कि डिकिंसन महोदय लिखते हैं कि समाज एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों का स्वामित्व जो है पूरे जो है समुदाय के पास होता है। मैंने अभी आपको पूंजीवाद बताया है। पूंजीवाद में उत्पादन का जो साधन का जो स्वामित्व होता है बच्चों, वो केवल मालिकों के पास होता है, पूंजीपतियों के पास होता है। लेकिन ये जस्ट इसका उल्टा है, ये पूंजीपतियों के बजाय संपूर्ण जो है समुदाय के पास इसका अधिकार होता है, तथा एक सामान्य जो है आर्थिक योजना के अनुसार समुदाय के प्रतिनिधियों तथा जो है जिम्मेदार अंगों द्वारा संचालित होती है। समुदाय के सभी सदस्य समान अधिकार के आधार पर इस प्रकार के समाजीकृत उत्पादन के परिणामों से लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं। इसी को हम समाजवाद जो है कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। और यदि हम सरल शब्दों में हम कहें तो समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और जो है राजनीतिक विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे कि कारखाने, प्राकृतिक संसाधन, इसका जो है स्वामित्व निजी व्यक्तियों के बजाय समुदाय या जो है राज्य के पास होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों जो है धन और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन आम जनता की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, ठीक, ना कि लाभ के लिए। अब बच्चों इसकी विशेषता देख लीजिए समाजवाद की। जैसा कि सामाजिक जो है स्वामित्व, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई जो है निजी स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के जो साधन होते हैं बच्चों, जैसे कि खेत, कारखाने और जो है रेलवे, बैंक आदि जो है समाज के होते हैं। और एक व्यक्ति के पास निवास, फर्नीचर तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में केवल निजी संपत्ति जो है हो सकती है। दूसरा इसकी विशेषता है सामाजिक कल्याण। तो समाजवाद का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों सामाजिक कल्याण है, या जो है संसाधनों के उचित उपयोग समाज की जरूरतों एवं जो है आवश्यकताओं को पूरा करके जो है प्राप्त किया जाता है। या जो अर्थव्यवस्था के जो लाभ हैं उसको जो है समग्र रूप से जो है देखता है, ना कि कुछ जो है संस्थाओं की आवश्यकता की पूंजीपति के विपरीत है एक। ठीक है, मतलब जो इसमें सभी लोगों का लाभ देखा जाता है, सभी लोगों का हित देखा जाता है, जहां उत्पादन के साधनों का उपयोग केवल लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। देखो जो पूंजीवाद होता है बच्चों, इसमें क्या है, उत्पादन का जो है केवल यही होता है कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करो, अधिक से अधिक जो रुपये पैसे कमाओ। लेकिन समाजवाद में क्या होता है बच्चों, इसमें जो उत्पादन साधनों का उपयोग वस्तु और सेवाओं को विकास करने के लिए किया जाता है, ताकि जो समाज है उसका कल्याण हो सके। और यह जो है जो कि विलासिता की वस्तुओं की अपेक्षा
आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर जो अधिक बल देता है। ठीक है, और देखिएगा जो कि केंद्रीय जो है योजना, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी उत्पादन गतिविधियां तथा जो है उससे संबंधित उद्देश्य एवं जो योजनाएं केंद्रीय योजना प्राधिकरण या जो योजना आयोग के द्वारा जो है तैयार की जाती है। इस योजनाओं के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न लक्ष्यों एवं जो कार्यक्रमों को कार्यान्वित जो है किया जाता है। अब इसमें बच्चों जो अगला इसमें क्वेश्चन के उदार लोकतंत्र क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो यह जो है वह व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जो है बच्चों जनता के पास होती है, जनता के हाथों में होती है। उदार लोकतंत्र क्या है बच्चों, वह व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है, उसे हम उदार लोकतंत्र कहते हैं या फिर उदार लोकतंत्र कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। लोग जो है अपनी सत्ता का उपयोग सरकार बनाने और समय समय पर जो इसमें परिवर्तन करने के लिए जो करते हैं। मतलब आपने देखा होगा जैसे कि भारत में लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें जनता क्या करती है, जो कि जनता के द्वारा ही सरकार बनती है और जनता ही उसमें जो परिवर्तन भी कर सकती है, दूसरे व्यक्ति को भी जिता सकती है अगली बार। और राजनीतिक दल एवं जो है समूह उसके राजनीति में जो है भाग लेने का माध्यम है। उदार लोकतंत्र में लोगों के लिए उत्तरदायी सरकार का गठन जो है किया जाता है। इस उत्तरदायित्व सरकार के द्वारा संविधान का गठन किया जाता है और इस संविधान में लोगों को उचित प्रक्रिया के अधिकार, गोपनीयता, संपत्ति और कानून के समक्ष समानता, भाषण, धर्म और जो है सभा की स्वतंत्रता जो है जैसे अधिकार और स्वतंत्रताएं जो अवश्य रूप से प्रदान की जाती है। जैसे कि बच्चों लोकतंत्र जो होता है उसी को हम उदार लोकतंत्र कहते हैं। इसमें भी सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है, कहीं पर भाषण करने की, ठीक है, कहीं पर घूमने की, संपत्ति की है, ठीक है, ये सभी जो है सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उदार लोकतंत्र में बहुलवाद, सहगुणता जैसी विशेषता भी इसमें होती है और चरम या जो है सीमंत रूप से भिन्न जो है सामाजिक और राजनीतिक विचार इसमें सह-अस्तित्व और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का जो है प्रयास करती है। हालांकि इन चुनाव में जो है उदार लोकतंत्र का समर्थन करने वाले समूहों को जीत अधिक जो है प्राप्त होती है। उदार लोकतंत्र में उदार शब्द का बच्चों अर्थ होता है कि सरकार द्वारा उदारवाद का पालन नहीं सुनिश्चित करता है, बल्कि ज्ञान के युग के दौरान स्वतंत्रता के पक्षधर दार्शनिक के द्वारा बनाए जाने वाला जो आधुनिक उदार लोकतंत्र है इसके प्रारंभिक ढांचे को संदर्भित करता है। और इन जो है दार्शनिकों के द्वारा मानव की स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज जो उठाई गई थी और कई जो है दलों राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा उदार लोकतंत्र पर जो है बल दिया गया। वर्तमान में सामाजिक लोकतंत्र और जो है ईसाई लोकतंत्र, रूढ़िवादी एवं जो है उदार लोकतंत्र के कुछ उदाहरण हैं। उदार लोकतंत्र संवैधानिक जो है राजतंत्र, संवैधानिक जो है गणतंत्र दोनों रूप में हो सकता है। ठीक, इतनी परिभाषा आपको लिखना। और भी यहाँ से लिखा हुआ है उदार लोकतंत्र बच्चों जो है उदार राजनीतिक विचारधाराओं का संयोजन है जो सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के तहत जो संचालित होता है। अब यहाँ से बच्चों इसमें जो अगला क्वेश्चन था कि चीन में स्थायी जो समितियां हैं उसको समझ लीजिए। तो स्थायी समितियों से जो आमतौर पर दो जो संस्थाओं का मतलब हो सकता है। एक है चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, चीनी जो है कम्युनिस्ट पार्टी है बच्चों। कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति है जो देश का सर्वोच्च नीति निर्णय लेने वाला निकाय है। और एक जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस है जो कि एनपीसी की स्थायी जो है समिति है जो संसद का निरंतर जो कार्य है करने वाला अंग है और कानून भी बनाती है। सीसीपी जो है बच्चों जिसको हम चीन कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, इसकी स्थायी समिति सबसे शक्तिशाली है जिसमें जो है नेता शीर्ष होते हैं और देश की दिशा भी जो है तय करते हैं कि देश में कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा कानून लागू किया जाए। जबकि एनपीसी जो है नेशनल कांग्रेस जो कह सकते हो राष्ट्रीय जन जो कांग्रेस है वहाँ की स्थायी समितियों और विधीय जो इसमें विधायी कार्य हैं इसको करती है और जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून भी जो है बनाती है। ठीक है, इसको हम विस्तार से समझ सकते हैं बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी जी कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, इसको समझो। तो ये सबसे शक्तिशाली है या चीन का सर्वोच्च जो है सबसे शक्तिशाली निकाय है जो देश की रणनीति और दिशा पर जो है अंतिम निर्णय जो है लेती है। ठीक है, संसद कह सकते हो। अगला इसमें और भी दिया संरचना इसकी क्या है, तो यह जो है सीसीपी के पोलित ब्यूरो से सबसे वरिष्ठ और शीर्ष पार्टी नेताओं में से बनी एक सबसे छोटी विशिष्ट समिति होती है। एक समिति है ये जिसमें जो आमतौर पर 7 जो है सदस्य होते हैं। उसके बाद है इसके कार्य की बात करें तो यह जो है पार्टी के अंदर जो है जो कि फैसले लेती है और सरकार जो है न्यायपालिका संसद में पार्टी समितियों के जो कामकाज है उसकी निगरानी करती है और इसके जो है आदेशों का पालन भी जो है करती है। इतना आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों राष्ट्रीय जन जो है कांग्रेस क्या है जो कि स्थायी समिति है।
ये जो है संसद का स्थायी अंग है, या जो है चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो कि संसद का वह हिस्सा है, जो एनपीसी, ठीक है, एनपीसी मतलब जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्रों के बीच जो है लगातार काम जो है करता रहता है और कानून को पारित भी करता है। विधायी सदन शक्ति की बात करें तो इसके पास बच्चों जो है कानून बनाने, राष्ट्रीय आर्थिक योजना बनाने और बजट के जो है बजट में जो समायोजन है उसके करने की अनुमति है, राष्ट्रीय संधियों को मंजूरी देने, आपातकाल जो है घोषित करने जैसी शक्तियाँ भी इसको प्राप्त है। इसके एकदम कार्यप्रणाली की बात करें तो इसके जो है विधेयक जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाते हैं, और इसमें जो है पारदर्शिता लाने के लिए जनता की राय जानने के लिए मसौदों को जो है सार्वजनिक करने का प्रावधान भी है। संक्षेप में हम कहें बच्चों तो पोलित ब्यूरो स्थायी जो है समिति है, ठीक है, और सीसीपी जो कि कह सकते हो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसके भीतर जो है सत्ता का केंद्र और जो है देश चलाती है, जबकि एनपीसी जो कि स्थायी समिति विधायी जो है प्रक्रिया को संभालती है और कानून पारित करती है, हालांकि अंततः सीसीपी का जो है नियंत्रण रहता है उस पर। अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संविधान में जो ताज क्या है बच्चों, इसको समझो। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, उसको समझेंगे। अमेरिका के संविधान की हम विशेषताओं को समझेंगे। उसके बाद है डायरेक्ट जो है बच्चों डेमोक्रेसी क्या है, जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद है पुनरावलोकन। हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला बच्चों ब्रिटिश जो क्राउन है, जिसको हम राज मुकुट भी कहते हैं बच्चों, चाहे क्राउन पूछे या फिर राज मुकुट पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो क्राउन क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो वर्तमान समय में क्राउन जो है अर्थ में राज मुकुट एक संस्था है बच्चों, जिसमें सम्राट, कैबिनेट, संसद, लोक सेवाएं और ये जो है सभी जो संस्थाएं बच्चों इसमें सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। यहाँ से आग महोदय लिखते हैं, जिनका अर्थ है कि राजा, मंत्रियों जो है संसद का सम्मिश्रण है। क्राउन क्या है बच्चों, यह जो है राजा, मंत्रियों जो है संसद का सम्मिश्रण है। यहाँ से जो कि अगले विद्वान लिखते हैं कि राजा की शक्तियाँ व्यक्ति से निकलकर संस्था में आ गई हैं, इसी को हम क्राउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसके क्राउन की कार्य एवं शक्तियाँ क्या बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि मंत्री की बर्खास्त संबंधी विशेष अधिकार, तो राजा को, मंत्री को, मतलब जो राजा होता बच्चों, उसको जो है मंत्री को बर्खास्त करने का विशेष अधिकार है। वास्तविकता यह है कि राजा अपने इस अधिकार का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि जो है राजा प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध मंत्रियों को बर्खास्त करने की दुस्साहस करे तो यह केवल प्रधानमंत्री से बैर मोल लेकर ही हो सकता है। उसके बाद है मंत्री अपनी जो है गलती के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो है राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्री जो है असंवैधानिक कार्य राजा की आर्डर लेकर करते रहे हैं, तो वे जो है अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, और मंत्री की त्रुटि के लिए मंत्री ही जिम्मेदार होते हैं, ना कि राजा। उसके बाद है राजा कानून के ऊपर है। मतलब जो है राजा कोई जो है गलती नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है कि राजा जो है कानून से ऊपर होता है और उसे जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। इस विशेष अधिकार के कारण राजा का कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है उस पर, ठीक है। यहाँ से डायसी महोदय तो यहाँ तक भी लिखे हैं कि राजा जो है यदि प्रधानमंत्री को गोली भी मार दे तो ब्रिटेन में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है बच्चों जिसके आधार पर राजा के विरुद्ध कोई कानूनी जो है कार्यवाही की जा सके, क्योंकि राजा क्या है, कानून से ऊपर है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन था कि स्विट्जरलैंड में कौन सी व्यवस्था बच्चों, तो संघीय गणतंत्र या फिर जो है कह सकते हो गणराज्य और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब जो है स्विट्जरलैंड में बच्चों जो है डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अनूठा जो है मिश्रण है, और जो संघीय गणराज्य का भी है, जहाँ जो है नागरिक जनमत संग्रह बच्चों क्या होता है, जैसे कि कोई कानून बनाना है तो उस पर आपको राय ली जाती है, ठीक है, और जो है पहल के जरिए सीधे जो है नीतियाँ और कानून पर जो वोट करते हैं। मतलब जो है डायरेक्ट बच्चों जो डेमोक्रेसी होती है, इसमें क्या है व्यक्ति सीधे जो है कार्यों में भाग लेता है। जैसे कि कोई कानून बनाना हो तो इसमें जो है व्यक्ति सीधे वोटिंग करता है। जैसे कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि इनडायरेक्ट लोकतंत्र। तो इसमें क्या होता है, आप मंत्री का जो है निर्वाचन करते हो, मंत्री को जिताते हो, तो मंत्री जो है कानून बनाने में योगदान जो कि अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप डायरेक्ट कोई कानून बनाने में जो हस्तक्षेप करते हो, सीधे वोटिंग करते हो उसी कानून बनाने में ही, ठीक है, वोट करते हैं। और साथ ही एक विवेककृत व्यवस्था है जिसमें जो है 26 जो है कैटन मतलब जो है राज्यों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, और एक जो है 7 सदस्यीय संघीय परिषद सरकार जो है चलाती है, ठीक है। इसके एकदम विशेषताओं की बच्चों बात करें तो संघीय जो है गणराज्य,
स्विट्जरलैंड में बच्चों जो है 26 जो है कैटन है, कैटन से बना एक संघीय जो है राज्य है। मतलब बच्चों कैटन क्या होता है, कैटन को बच्चों राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में 26 जो है राज्य जो कि संघीय राज्य हैं, और जो केंद्र और जो है कैटन के बीच, मतलब जो है केंद्र सरकार केंद्र और जो है राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें नागरिक जो है निम्नलिखित के माध्यम से सीधे जो निर्णय लेते हैं। कौन कौन से, जैसे कि जनमत संग्रह, तो संसद द्वारा पारित कानून या जो है संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए जनता वोटिंग जो है करती है, ठीक है। उसके बाद है लोकप्रिय पहल, तो नागरिक जो है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें जो है पर्याप्त हस्ताक्षर जो है जुटाना होगा, ठीक है। और भी यहाँ से है कि प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र, तो निर्वाचित जो है जो संसद है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और जो है राज्य परिषद भी है, जो कानून का मसौदा तैयार करती है, चुनाव जो कि सरकार जो है चुनती है। उसके बाद है 7 सदस्यीय संघीय परिषद, तो यह जो है कार्यकारी शाखा है, जिसमें देश के 4 सबसे बड़े दलों के जो सदस्य होते हैं, जो आम जो है सहमति से निर्णय लेते हैं और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो एकदम संक्षेप में कहे बच्चों, तो स्विट्जरलैंड एक संघीय और बहुदलीय प्रणाली है, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ साथ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का सक्रिय रूप से उपयोग करती है, जिससे नागरिक को सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों संविधान जो कि अमेरिका का जो है, इसकी विशेषता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विश्व का सबसे जो है संक्षिप्त संविधान, संक्षिप्त का मतलब होता है बच्चों सबसे छोटा संविधान, ठीक है। यदि हम जो कि भारत का जो संविधान है बहुत ही बड़ा है, सबसे व्यापक संविधान है, लेकिन अमेरिका के संविधान बच्चों सबसे छोटा संविधान है। यदि हम अमेरिका के संविधान को आप लेकर बैठो तो केवल 30 मिनट में आप जो है उस संविधान को पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है। और इसीलिए जो है अमेरिकी संविधान के बारे में जॉनसन महोदय ने कहा भी है कि संविधान का ढांचा बनाने वाले ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया, किंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर ही छोड़ दिया, ठीक है। एकदम भारतीय संविधान के बारे में और एकदम समझे तो बच्चों भारत का जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, लेकिन जो अमेरिका के संविधान है इसमें केवल बच्चों 7 ही जो कि अनुच्छेद हैं। सोचो कहाँ 395 अनुच्छेद भारत में है और 7 अनुच्छेद जो है जो कि अमेरिका में है। फिर भी अमेरिका क्या है, विकसित आपका देश है, डेवलपमेंट कंट्री है। अमेरिका के संविधान में केवल मूल बातों को ही जो है इसमें लिखा गया है, जैसे कि दोहरी नागरिकता। तो इसमें जो है अमेरिकी संविधान की दूसरी जो प्रमुख विशेषता है बच्चों, या अमेरिका का प्रत्येक नागरिक जो है दोहरी नागरिकता को धारण करता है। पहली नागरिकता जो है बच्चों जैसे कि उस राज्य की होती है जहां पर वो रहता है, और दूसरी नागरिकता जो है अमेरिका की धारण करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप अमेरिका के नागरिक है और जो अमेरिका के किसी राज्य जैसे कि अलास्का के आप निवासी हो, तो आपकी पहली नागरिकता जो है अलास्का की होगी, दूसरी आपकी जो है अमेरिका की नागरिकता होगी, ठीक है। उसके बाद है मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो अमेरिकी संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप से उल्लेख जो है विश्व के अन्य संविधानों के लिए अमेरिका की ही देन है। मतलब जो है जो बच्चों मौलिक जो अधिकार है बच्चों अन्य देशों ने जो ग्रहण किया है, अमेरिका के ही नकल की है सभी देशों ने, ठीक है। जैसे कि भारत ने भी अमेरिका के जो मौलिक अधिकार है उसका नकल की है, पाकिस्तान ने किया है, जापान ने किया, आयरलैंड ने किया, और भी बहुत देशों ने जो किया है, ठीक है। इसमें जो है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषा अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, आवेदन पत्र का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। ये सारे अधिकार है। अब यहाँ से जो चौथी इसकी विशेषता बच्चों कठोर संविधान। कठोर संविधान बच्चों कैसे इसको कहा जाता है, संविधान कठोर उस जो है संविधान को कहा जाता है जिसमें कोई भी बदलाव जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता यह कि विश्व के सभी संविधानों में सबसे कठोर संविधान है। कठोर संविधान हम उस संविधान को कह सकते हैं जिसमें परिवर्तन व संशोधन के जो साधारण जो व्यवस्थापन है इसकी विधि से भिन्न एक प्रक्रिया की व्यवस्था हो, अर्थात जो है साधारण कानूनों की तरह जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान ऐसा ही संविधान है जिसमें संशोधन के लिए जो है उस प्रक्रिया से भिन्न जो है प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है। वस्तुतः संघीय परिवर्तन या फिर संघीय संविधान के लिए अचलता मतलब कठोरता आवश्यक है, इसलिए अमेरिका के संविधान को अचल जो है बनाया गया था। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन इसमें बच्चों कि डायरेक्ट जो है लोकतंत्र क्या है, जो कि जैसे कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट आपका लोकतंत्र है। एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां नागरिक जो है बिना किसी प्रतिनिधित्व के सीधे जो है कानून बनाने नीतियों पर जो है निर्णय लेते हैं और मतदान करते हैं, जिससे उन्हें जो है अधिकतम राजनीतिक शक्ति
आत्मनिर्णय जो है मिलता है। इसी को बच्चों हम डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब जब ऐसे कह सकते हो जैसे कि कोई कानून बनाना हो जिसमें जनता जो है सीधे वोट करती है, लेकिन भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसमें जनता जो है सीधे वोट नहीं करती बच्चों, बल्कि अपना एक नेता जिताती है, वही नेता जा करके वोटिंग करते हैं, ठीक है, उनके पक्ष से। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो ये जो इसके विपरीत है, जहाँ जो है लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, मतलब जो अपने जो कि नेता को जिताते हैं, और इसमें जो है नागरिक जनमत पहल और जो है पुनर्मतदान जैसे जो है तरीकों से सीधे जो है भाग लेते हैं, जो अक्सर जो है छोटे समुदाय या आधुनिक समय में प्रतिनिधित्व प्रणाली के पूरक के रूप में जो है कार्य या फिर उपयोग होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला देखिएगा जो कि बच्चों है कि न्यायिक जो है पुनरावलोकन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये जो है बच्चों न्यायपालिका की वह शक्ति है, वह फिर वह पावर है जिसके तहत मान लो कोई न्यायपालिका या फिर जो है कोई न्यायालय है, विधायिका के द्वारा कोई कानून बना दी, ठीक है, और उसको पारित कर दे, तो न्यायिक जो कार्यपालिका होती बच्चों, ठीक है, इसके आदेशों और प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिक जो है जांच की जाती है, भी जांच करता है। यदि कोई भी कानून, मान लो कोई कानून पारित हो गया है जो संविधान के विरुद्ध है, यदि विरुद्ध पाया जाता है तो उसको असंवैधानिक जो है घोषित कर शून्य और जो है अमान्य जो है उसको कर सकता है, जिससे संविधान के सर्वोच्चता नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा होती है, ठीक है। अब यहाँ से जनमत बच्चों संग्रह क्या है, इसको भी समझ लीजिए। देखो जनमत संग्रह जो है, जैसे कि आप चुनाव में लोग अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, ठीक वैसे ही, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता बच्चों। जैसे कि जनमत संग्रह क्या है, संग्रह में कोई उम्मीदवार नहीं होता है, बल्कि आप जो है किसी विषय या जो है किसी विषय पर आपकी राय मांगी जाती है। जैसे कि डायरेक्ट लोकतंत्र क्या होता है, उसमें बच्चों कोई जो है कानून बनाने के उसमें सीधे जो जनता का जो है वोट उसमें पड़ता है। तो इसमें जो है चुनाव से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मान लो कोई विषय है, कोई मुद्दा है, तो उस पर आपकी जो है राय मांगी जाती है कि सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए जो है आपको बूथ पर जाकर अपना मत जो है डालना होता है। आप जो है उस विषय के पक्ष में हो या फिर उसके विपक्ष में हो, या फिर उसके समर्थन में हो, फिर उसके विरोध में हो। जब सब लोग उम्मीदवार की बजाय किसी विषय पर, मतलब उम्मीदवार को वोट देने के बजाय आप किसी जब विषय पर वोट करते हो, किसी जो है कह सकते हो किसी मुद्दे पर बात करते हो, फिर मुद्दे पर वोट देते हो कि ये जैसे कि रास्ता बनना चाहिए, तो उस पर वोटिंग करते हो, चाहे उसके पक्ष में हो फिर उसके विपक्ष में। उसी को भैया हम जनमत संग्रह कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ से सेक्शन बी आ गया है। इसमें बच्चों जो है क्वेश्चन आपके आएंगे, जो कि इसमें 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जो कि 15-15 आपके नंबर के रहेंगे। ये हम सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। अमेरिकी जो कांग्रेस है बच्चों, इसके पर आपको एक लघु जो कि टिप्पणी लिखना है। फिर है ब्रिटिश जो कैबिनेट की शक्तियाँ, उसकी स्थिति आपको बताना है। चीन के संविधान की विशेषता, उसके बाद है स्विट्जरलैंड की जो राष्ट्रीय परिषद है, उसकी हम शक्तियों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले भैया अमेरिकी कांग्रेस को समझ लीजिए। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका जो अमेरिकी कांग्रेस इसको हम कहते हैं। ये क्या है, विधायिका है। इसमें जो है सीनेट एवं जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 2 जो है सदने हैं बच्चों। सीनेट क्या है बच्चों, एक सदन है, ठीक है। अमेरिकी कांग्रेस की बैठकें जो है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में जो होती हैं। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जो है लातीनी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि साथ आना। अब यहाँ से ब्रिटिश जो कैबिनेट है बच्चों, ठीक है, ये प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों से जो मिलकर बनी है। सरकार की जो है सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है, जो नीतियाँ बनाती है, सरकार का जो है मसौदा तैयार करती है, और संसद के प्रति सामूहिक कार्य के प्रति उत्तरदायी भी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों को जो है नियुक्त कर सकते हैं, उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं, बैठकों का एजेंडा जो है तय करते हैं, जबकि कैबिनेट के सदस्य जो है नीतियों पर एकजुट होकर समर्थन भी करते हैं या जो है इस्तीफा भी जो है देते हैं, ठीक है। मतलब जो है संसद की निगरानी के कार्य जो है करते हैं, अब ऐसा कह सकते हो। अब यहाँ से बच्चों चीन के संविधान की विशेषता समझ लीजिए। तो लिखित और जो है संक्षिप्त संविधान, तो चीन का वर्तमान संविधान बच्चों लिखित है, जिसे 1982 में अपनाया गया, जिसमें एक जो है प्रस्ताव, 4 अध्याय हैं बच्चों, 138 केवल अनुच्छेद हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता है बच्चों एकात्मक जो है प्रणाली, मतलब जो है चीन में बच्चों एकात्मक जो है शासन प्रणाली है, मतलब एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है। सारी जो है शक्ति केंद्र के पास होती है और प्रांत केंद्र के अधीन जो है कार्य करता है, मतलब वहाँ पर केंद्र सरकार है बच्चों, ठीक है। एक ही इलेक्शन होता है, एक ही बार। फिर देखिएगा
कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व। चीन के संविधान के अनुसार बच्चों देश में शासन और जो है प्रशासन में चीन कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका सर्वोपरि है। ठीक है, और संविधान जो है स्पष्ट रूप से पार्टी के नेतृत्व को अनिवार्य है बनाता है। उसके बाद है जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद। तो संविधान जो है यह घोषित करता है कि चीन जो है मजदूर वर्ग के नेतृत्व वाला एक समाजवादी राज्य है, जहां या फिर यहाँ जो है लोकतंत्र केवल जनता के लिए है, जबकि शत्रुओं मतलब जो है राज्य विरोधी तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिनायकवाद का प्रयोग जो है किया जाता है। अगली भी विशेषता इसको जो है एक जो है सदनीय व्यवस्थापिका। तो चीन के संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस मतलब एनपीसी जो है कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जो है विधायकी संस्था है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल पीपुल कांग्रेस क्या है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, चीन की एक संसद है, यह दुनिया की सबसे बड़ी जो है विधायी संस्था है, जिसमें लगभग बच्चों 3000 सदस्य जो होते हैं। उसके बाद है अगली विशेषता मौलिक अधिकार और जो मौलिक कर्तव्य। तो संविधान जो है नागरिकों को भाषण, प्रेस, सभा, धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिकार देती है, लेकिन यह अधिकार राज्य के हितों और कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों का अधीन है। ठीक है, और साथ ही देश की रक्षा करना और कर जो है देना नागरिकों का जो है अनिवार्य कर्तव्य है। उसके बाद है राष्ट्रपति पद। तो संविधान राष्ट्रपति को राज्य के प्रमुख तत्व के रूप में मान्यता देता है। 2018 के संशोधन के बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल की 2 अवधि की सीमा को हटा दिया गया, जिससे राष्ट्रपति निश्चित काल तक पद पर जो है रह सकता है। ठीक है, उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चीन का संविधान बच्चों समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जहां राज्य की संपत्ति को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन निजी संपत्ति को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला इसमें बच्चों क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के जो कह सकते हो जो कार्यपालिका है, इसको समझ लीजिए, इसके हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। तो स्विट्जरलैंड के अनुच्छेद जो है 95 के अनुसार स्विट्ज जो है राजमंडल के सर्वोच्च निर्देशन व कार्यपालिका शक्ति जो है 7 सदस्यों के संघीय परिषद के द्वारा प्रयुक्त जो है की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर के एक परिषद के द्वारा उपयुक्त की जाती है, जिसके सभी 7 सदस्यों की शक्तियां समान है। इसलिए स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को एक बहुल कार्यपालिका भी जो है कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और भी यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं कि बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य बच्चों होता है कि कार्यपालिका के ऐसे प्रकार से है जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर के व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार में निवास करती है। यह संघीय सरकार सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करती है, और संघीय सरकार के 7 सदस्यों की स्थित शक्तियां समान होती हैं। इसी के आधार पर इसे हम बहुल कार्यपालिका जो है कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया बच्चों। इसमें केवल आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका 25 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन देखो कि अमेरिकी जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति स्थिति का आपको वर्णन करना है। उसके बाद है ब्रिटिश जो है लॉर्ड सभा और अमेरिका का जो सीनेट जो सभा है, इसकी शक्ति की तुलना आपको करना है। उसके बाद लास्ट में है चीनी जो है जनवादी राज्य जो गणराज्य है, इसके संविधान की आपको विशेषता लिखना। ठीक है, तो वैसे तो चीन के संविधान की विशेषता मैंने आपको करा दी थी पहले। पहला इसमें देखो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन अधिकारों का आपको कार्य का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का इसको समझ लीजिए। तो अमेरिकी या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। इसे जो है संविधान कानूनों के संबंध में अधिक अधिकार व जो शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि इसे संविधान की व्याख्या का अधिकार होता है, तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वास्तविक संविधान क्या है इसकी जो है व्याख्या भी जो है यही करता है। यह आज तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शासन को एक वास्तविक जो है बनाए हुए है। अब इसके बाद हम रचना की बात करें, संगठन की बात करें बच्चों, तो अमेरिकी जो संविधान है, ठीक है, इसने जो है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन इसकी संख्या के बारे में कुछ ना कह करके यह सब कार्य कांग्रेस पर जो है छोड़ दिया। वहाँ की जो है सदन है। ठीक है, और इसके जो है संख्याओं इसकी जो सदस्यों की जो संख्या है समय समय पर जो है परिवर्तित होती रहती है। सन जो है 1789 में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, तब इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य जो है न्यायाधीश थे। बाद में जो है कांग्रेस के द्वारा समय समय पर जो इसकी व्याख्या में बदलाव किए गए, जैसे कि 1807 में यह जो है 7 थी इसकी संख्या, और 1837 में इसकी संख्या 9 हो गई, और 1863 में इसकी संख्या बच्चों 10 हो गई,
और यह संख्या पुनः फिर 7 कर दी गई। इसके बाद जो है वर्ष 1969 में कांग्रेस के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 जो है निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की अनुमति से की जाती है। समानता सीनेट के द्वारा जो है नियुक्तियों की पुष्टि कर देती है, और परंतु अनेक अवसर ऐसे भी आए हैं जबकि सीनेट ने राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है पुष्टि नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी योग्यता क्या होती बच्चों, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बारे में संविधान में कोई भी विवरण नहीं, परंतु अधिकांश रूप से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुत ही योग्य व्यक्ति होते हैं। अधिकांश न्यायालय अनुभवी हो या फिर जो है वकील या फिर जो प्रोफेसर होते हुए होते हैं। कार्यकाल की हम बात करें तो न्यायाधीशों को कार्यकाल बच्चों जीवन पर्यंत होता है, परंतु इससे पहले वे त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं। 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो न्यायाधीश हैं वेतन सहित कार्यान्वित हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि उनका कार्यकाल 10 वर्ष का पूर्ण हो चुका हो, और न्यायालय को जो है केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों जो कि ब्रिटिश जो लॉर्ड सभा है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड, और जो अमेरिका की जो सभा है सीनेट, ये दोनों जो अपने देशों के जो कि संसद के उच्च सदन है, लेकिन उनकी शक्तियाँ और स्थिति में जो है जमीन आसमान का अंतर है। तो उनके बीच में अंतर समझेंगे। जैसे कि अमेरिका के जो है सीनेट सदन, तो इसे जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च जो है सदन जो है माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, इसको जो है सीनेट की मंजूरी जो है मिलना आवश्यक है, और यह जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई भी जो है करती है। उसके बाद है जो ब्रिटिश बच्चों जो लॉर्ड सभा है, यह दुनिया के सबसे कमजोर व जो है उच्च सदनों में से एक है। इसके पास केवल विलंबनकारी शक्ति है और किसी जो है विधेयक को रोक नहीं सकती है, केवल यह समय के लिए टाल सकती है बस। ठीक है, और भी एकदम अंतर की बात करें जो है कानून बनाने की, तो सीनेट जो बच्चों सभा है, ये कोई भी जो है साधारण विधेयक तब तक जो है कानून नहीं बना सकती है जब तक कि उसके प्रतिनिधि सभा सीनेट दोनों के द्वारा पारित ना किया जाए, और सीनेट के पास प्रतिनिधि सभा के समान ही विधेयक शक्तियाँ है। मतलब जो सीनेट के द्वारा ही कोई कानून नहीं बनाया जाता, जबकि लॉर्ड जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा बच्चों, यदि कोई जो है साधारण विधेयक हाउस ऑफ जो कि कॉमन्स द्वारा जो है 2 बार पारित किया जाता है, तो लॉर्ड सभा उसे अधिकतम 1 वर्ष तक ही रोक सकती है, और उसके बाद वह स्वतः जो है पारित माना जाता है। ठीक है, और ये क्या है, सीनेट जो सभा अमेरिका की, इसको जो है रोक सकती है, उसको खत्म कर सकती है शक्तियों को। उसके बाद है आप धन विधेयक की अंतर देख लीजिए, तो अमेरिका के जो सीनेट सभा है बच्चों, हालांकि बजट प्रतिनिधित्व सभा में पेश किया जाता है, लेकिन सीनेट जो है उसमें संशोधन कर सकती है, उसे पूरी तरह से अस्वीकार भी कर सकती है। लेकिन लॉर्ड जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा बच्चों, ये धन विधेयक के मामले में लॉर्ड सभा के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है। वह किसी धन विधेयक को केवल 1 महीने या फिर जो है 30 दिन तक ही जो है रोक सकती है, और इसमें संशोधन जो है नहीं कर सकती कोई भी। कार्य पर नियंत्रण की बात करें बच्चों, तो सीनेट जो सभा होती है बच्चों अमेरिका की, ये जो है राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल सीनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। केवल जो है सीनेट नियुक्ति की पुष्टि करके प्रशासन पर जो है गहरा नियंत्रण रखती है। जबकि लॉर्ड सभा क्या है, यह ब्रिटिश जो है मंत्रिमंडल लॉर्ड सभा के पास जो है उत्तरदायी नहीं होता है, और लॉर्ड जो है सभा सरकार को गिरा नहीं सकती है, क्योंकि जो है अविश्वास प्रस्ताव केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही जो है लाया जा सकता है। और यदि हम चयन की बात करें बच्चों, तो अमेरिकी जो सीनेट है यह एक लोकतांत्रिक संस्था है। इसके सदस्य जो है सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और प्रत्येक अमेरिकी राज्य से जो है 2 सीनेटर भेजे जाते हैं। प्रत्येक राज्य में 2 जो है सीनेट होते हैं। उसके बाद है ब्रिटिश लॉर्ड सभा की बात करें, तो यह जो है लोकतांत्रिक जो है मनोनीत संस्था है। इसमें जो है वंशानुगत सदस्य और जो है जीवन पर्यंत सदस्य और धार्मिक नेता इसमें शामिल होते हैं। तो निष्कर्ष में हम कहें बच्चों, तो जहाँ जो है सीनेट जो अमेरिकी जो सीनेट है, ये जो है शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य और जो है शक्तिशाली केंद्र है। वही जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा है, यह मुख्य रूप से एक पारदर्शी और पुनरीक्षक सदन है के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर पुनर्विचार करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चीन के संविधान के बच्चों विशेषता। तो थोड़ा सा फिर से आप इसकी विशेषता को समझ लीजिए। तो चीन के संविधान में 138 जो अनुच्छेद है और 4 जो अध्याय है। चीन का संविधान एक लिखित संविधान है, जिसे
4 दिसंबर 1982 को चीन के एक व्यवस्थापिका के द्वारा स्वीकृत किया गया था। चीन में गणराज्य की व्यवस्था की गई। इस प्रकार जनवादी चीन की संपूर्ण सत्ता जो है जनता में निहित है। और चीन के संविधान के 3 अनुच्छेद में कहा गया है कि जनवादी चीन के सभी जो है शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद उस व्यवस्था को कहते हैं बच्चों जिसमें दल में विचार विमर्श से पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता समझ लीजिए चीन के संविधान की। पहली इसकी विशेषता बच्चों कि जो शक्ति है जनता में निहित। तो गणराज्य की सारी जो शक्ति होती है बच्चों जनता में निहित है और उसका प्रयोग जो है वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थायी जो जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। यह जो है राज्य के अन्य जो है अंग लोकतांत्रिक केंद्रीय शासन के सिद्धांत को व्यवहार में लाते हैं। उसके बाद है संक्षिप्त संविधान। तो जनवादी चीन का संविधान जो है विश्व के सबसे छोटे संविधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य देशों की अपेक्षा जो है संक्षिप्त संविधान है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है लोकतांत्रिक जो है केंद्रीकरण। तो चीन के संविधान के 3 अनुच्छेद के अनुसार जनवादी चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। चौथी भी इसकी अगली इसकी विशेषता है गणतंत्र। तो चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण जनता जो सत्ता है बच्चों जनता में निहित है और चीन में संप्रभुत्व का वास है और किसी वंशानुगत शासन या किसी वर्ग विशेष में ना होकर के संपूर्ण जनता के हित में होती है, जिसका प्रयोग जनता अपने प्रतिनिधियों के सहयोग में करती है। तो इतनी थी इसकी विशेषता आपको लिखना है। इतनी ही क्लास थी बच्चों, आपको इसको देख लेना है। और इसका जो एक पेपर मैंने ऑलरेडी कराया है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको भी वॉच करके जाइएगा। इन्हीं दोनों क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर जो कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।